हेलो एवरीवन। एसएम एजुकेशन चैनल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम सरकार ने हाल फिलहाल में यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो लाई है उसके बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा, और साथ ही में जो ओल्ड पेंशन स्कीम है और न्यू पेंशन स्कीम है इसमें क्या डिफरेंस है और आखिर क्या वजह रही जिसकी वजह से सरकार को यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाना पड़ा, इस बारे में डिटेल में इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले ओल्ड पेंशन स्कीम। ओल्ड पेंशन स्कीम ये गारंटेड पेंशन स्कीम है दोस्तों, जिसमें जो भी रिटायर्ड पर्सन है जिसने एटलीस्ट 10 ईयर की सर्विस की है उसे सरकार द्वारा पेंशन प्राप्त होती है। लेकिन ये जो स्कीम है दोस्तों वो 2003 में जो तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके द्वारा डिसकंटिन्यू की गई थी और 1 अप्रैल 2024 को एनपीएस प्रणाली लागू की गई थी। आइए जानते हैं इसके एडवांटेजेस क्या है। ओल्ड पेंशन स्कीम में जो है दोस्तों ये एक अश्योर्ड पेंशन स्कीम है जो एम्प्लॉय को सुनिश्चित करता है कि आपको रिटायरमेंट के बाद गारंटेड पेंशन मिलेगी ही मिलेगी। ओल्ड पेंशन स्कीम में सरकारी कर्मचारियों को रिटायर होने के बाद उसके लास्ट ड्रॉन सैलरी का 50% पेंशन के रूप में दी जाती है। मतलब दोस्तों अगर मान लीजिए कोई एक कर्मचारी है और वो रिटायर हो जाता है, उसका लास्ट ड्रॉन सैलरी अगर 1 लाख रुपए है तो उसे एटलीस्ट 50,000 की एश्योर्ड पेंशन जो है वो मिलेगी। साथ ही में बात कर्मचारियों को मिलने वाले ग्रेच्युटी की करें तो उस दौरान 20 लाख रुपए जो है वो ग्रेच्युटी के रूप में दिया जाता था। और दोस्तों 6 महीने बाद मिलने वाले जो महंगाई भत्ता है यानी डीए, उसका भी प्रावधान इस स्कीम में था। अगर किसी रिटायर्ड कर्मचारी की मौत हो जाए तो उस स्थिति में उनके परिजनों को पेंशन की राशि दी जाती थी। पेंशन के लिए एम्प्लॉय के वेतन से एक भी पैसा नहीं कटता था, पूरा जो कंट्रीब्यूशन था जो दोस्तों वो गवर्नमेंट करता था। लेकिन दोस्तों इस स्कीम के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। आइए जानते हैं उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ये स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट पे एक मैसिव बर्डन डालता था। पेंशन के लिए अलग से कोई कॉर्पस क्रिएट नहीं किया गया था। ऐसा कोई कॉर्पस नहीं था कि जो लगातार ग्रो होता रहे और गवर्नमेंट की जो लाइबिलिटी है वो रिड्यूस होती रहे, जिससे रिटायर्ड पेंशनर को पेंशन प्रदान की जाए। इससे गवर्नमेंट की पेंशन की लाइबिलिटी बढ़ने लगी। और साथ ही में दोस्तों बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ के चलते जो लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो रेट है वो बढ़ चुकी है, और जिसके वजह से जो है सरकार की जो पेंशन की जो लाइबिलिटी है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रही थी। आखिर ये सभी रीज़न के कारण 2004 में एनडीए गवर्नमेंट ने ओल्ड पेंशन स्कीम को जो है वो डिसकंटिन्यू किया था और न्यू पेंशन स्कीम की प्रणाली लागू की थी। न्यू पेंशन स्कीम जो है दोस्तों, सरकार ने इसका दायरा केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए सीमित न रखते हुए जो सेल्फ एम्प्लॉयड और अनऑर्गेनाइज वर्कर है वो भी इस स्कीम के लिए जो है वो पात्र हुए। एनपीएस जो है दोस्तों ये पीएफआरडीए द्वारा संचालित किया जाता है। एनपीएस में एम्प्लॉय द्वारा उसके बेसिक सैलरी और डीए का 10% जो है वो कंट्रीब्यूट होता है और सरकार इसमें 14% कंट्रीब्यूशन अपने तरफ से करती है। ये जो योजना है दोस्तों वो शेयर मार्केट के प्रदर्शन पर आधारित होती है। ये जो पैसा है गवर्नमेंट बिल्स, बॉन्ड्स, कॉरपोरेट शेयर्स, इक्विटी में इन्वेस्ट होता है। डिपेंड करता है दोस्तों कि निवेशक ने हाई रिस्क में या मीडियम रिस्क या लो रिस्क में निवेश किया है। एनपीएस में जो पैसा जो इन्वेस्ट होता है दोस्तों वो प्रोफेशनल जो फंड मैनेजर होते हैं, जैसे एसबीआई हो गया, एलआईसी हो गया या फिर यूटीआई हो गया, इनके द्वारा जो है वो मैनेज किया जाता है। और जो रिटायरमेंट के बाद जो है दोस्तों कर्मचारी के अक्यूमुलेटेड कॉर्पस के तौर पर 60% जो रकम है वो निकाल सकता है, और बाकी जो 40% जो मतलब रकम है उसका इस्तेमाल रेगुलर पेंशन के भुगतान के लिए एन्युटी खरीदने में किया जा सकता है। आइए जानते हैं एनपीएस के एडवांटेजेस क्या हैं। 60% फंड जो एम्प्लॉय विड्रॉ करेगा वो टैक्स फ्री होगा, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अकाउंट होल्डर अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर सकता है। लो रिस्क में इन्वेस्ट करना है या मीडियम रिस्क में करना है या हाई रिस्क में करना है, ये निवेशक जो है वो अपने हिसाब से इसमें निवेश कर सकता है। फंड जो है प्रोफेशनल फंड मैनेजर द्वारा मैनेज किया जाता है, तो इसमें हाई रिटर्न के चांसेस ज़्यादा है दोस्तों। एनपीएस जो है दोस्तों वो आप ऑनलाइन फ़ंड मैनेज कर सकते हैं। भारत के किसी भी कोने से आप इसमें जो है अपना फ़ंड मैनेज कर सकते हैं। एनपीएस में अगर आपको 10 ईयर कंप्लीट हो जाता है तो 60 साल तक आप 3 बार विड्रॉ कर सकते हैं। एनपीएस में आप इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख तक का जो है वो क्लेम कर सकते हैं दोस्तों, और एडिशनल जो 50,000 है वो सेक्शन 80CCD के तहत क्लेम कर सकते हैं। लेकिन जो एनपीएस के तो ये एडवांटेजेस हो गए दोस्तों, लेकिन इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी है।
इसमें डिसएडवांटेजेस ये है दोस्तों कि इसमें मूल वेतन का जो 10% जो कंट्रीब्यूशन है वो एम्प्लॉय को करना पड़ता है। और अगर बात करें ओल्ड पेंशन स्कीम में, तो एम्प्लॉय को इसमें कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करना पड़ता था। ये योजना जो है दोस्तों, ये शेयर मार्केट के परफॉर्मेंस पर आधारित है, इस वजह से ज़्यादा सुरक्षित नहीं मानी जाती है। और ये योजना में गारंटेड पेंशन का कोई भी प्रावधान नहीं है। जबकि ओल्ड पेंशन स्कीम में जो है दोस्तों, वो रिटायर्ड पर्सन को गारंटेड पेंशन मिलती थी। और अभी काफ़ी लोगों को इक्विटीज़, डेब्ट, सिक्योरिटीज़ का कोई आइडिया नहीं है दोस्तों। इंडिया में अगर आप देखें तो शेयर मार्केट का किसी को आइडिया, मतलब बहुत ही कम लोग हैं जिनको शेयर मार्केट का आइडिया होगा। इसी वजह से बेस्ट फंड मैनेजर चूज़ नहीं कर पाते हैं। और रिटायरमेंट के बाद किसी को पेंशन चाहिए तो उसे अपने एनपीएस का 40% हिस्सा वो निवेश करना पड़ता है। और इस योजना में 6 महीने के बाद मिलने वाले डीए एवं महंगाई भत्ते का भी कोई प्रावधान नहीं है। इन सभी कारणों की वजह से कई कर्मचारी संगठन असंतुष्ट थे और काफ़ी कर्मचारियों ने विरोध भी जताया। इसी कारण सरकार को यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाना पड़ा। आखिर ये सब रीज़न थे जिसकी वजह से जो है वो मतलब अपोज काफ़ी हो रहा था ये एनपीएस स्कीम के लिए। और यही वजह थी जिसकी वजह से सरकार को जो है ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम लानी पड़ी। जानते हैं आखिर यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम ये एक न्यू पेंशन स्कीम है जो कुछ हद तक ओल्ड पेंशन स्कीम जैसी है। और ये हाल ही में सरकार ने इस स्कीम के बारे में घोषणा की है। ये स्कीम जो है दोस्तों, वो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। स्कीम लागू होने से लगभग 23 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को फ़ायदा होगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट भी ये योजना अगर लागू करती है तो लगभग 90 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉय को फ़ायदा होगा। आखिर में हुआ ये दोस्तों कि जो न्यू पेंशन स्कीम है उसे काफ़ी अपोज हो रहा था। और उसके चलते प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक कमेटी का गठन किया था। और उस कमेटी के जो चेयरमैन थे वो कैबिनेट सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन थे। फिर कमेटी और संगठनों में काफ़ी मीटिंग्स हुई और फिर कमेटी के रिकमेंडेशन पर ही जो है वो यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा की गई। आइए जानते हैं इसके की फीचर्स क्या हैं। फर्स्ट है एश्योर्ड पेंशन। कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। सुनिश्चित पेंशन के तौर पर कर्मचारियों को 12 महीने के औसत बेसिक वेतन का 50% जो है वो पेंशन के रूप में मिलेगा। यानी मान लीजिए अगर दोस्तों कि कोई अगर कर्मचारी रिटायर्ड होता है और उसके लास्ट 12 मंथ की अगर आप एवरेज अगर आप सैलरी देखोगे, अगर वो 1 लाख रुपए है तो उसे एटलीस्ट 50,000 जो है वो पेंशन के रूप में मिलेगा। ये लाभ मिलने के लिए कर्मचारियों का कम से कम 25 साल तक की नौकरी जरूरी है। किसी कर्मचारी की नौकरी 25 साल से कम है और 10 साल से ज़्यादा है तो उसे उस प्रपोर्शन में पेंशन मिलेगी। इस स्कीम में एम्प्लॉय को सैलरी से 10% कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा और गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन जो है वो 18.5% रहेगा। व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद 60% जो है पेंशन उसके परिजनों को मिलेगी। अगर मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है, उसकी अगर डेथ हो जाती है, उसको अगर पेंशन जो है 50,000 रुपये मिल रहा है तो उसका 60% मतलब 30,000 जो है उसके फैमिली को पेंशन मिलेगी। कर्मचारियों की 10 साल की नौकरी होने पर एटलीस्ट 10,000 रुपये प्रति महीना की पेंशन मिलने का प्रावधान इस स्कीम में जो है दोस्तों सरकार ने किया है। सरकार जो है दोस्तों इसमें डीए के बजाय डीआर देगी और जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसके आधार पर पेंशन का डीआर का मूल्यांकन किया जाएगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के ये फीचर्स है दोस्तों। आशा करता हूँ जो तीनों पेंशन स्कीम है, ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम और जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, ये आपको समझ में आई होगी। और आप सबके अपने जो है दोस्तों वो एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।